जी हाँ, 334 एटम बमों की ताकत वाला था ये भूकंप। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज में खास कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं। म्यांमार में भूकंप से भयानक तबाही हुई है। हालात ये है कि मलबे में जीवित लोगों की अब भी तलाश जारी है। बचाव और राहत कार्य जोरों पर हैं। दुनिया में जहां कहीं आपदा आती है, भारत सबसे पहले आपदा वाली जगह पर त्वरित मदद पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए भारत से अभी तक मदद की कई खेप जा चुकी हैं। इनमें फूड पैकेट्स, जनरेटर, दवाएं, टेंट जैसी कई जरूरत की चीजें हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि म्यांमार में आए सदी के शक्तिशाली भूकंप को लेकर भूवैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि भूकंप में ऊर्जा का उत्सर्जन 300 से ज्यादा परमाणु बमों से था। जरा सोचिए, अगर ऐसा वाकई है तो यह भूकंप कितना खतरनाक रहा होगा। शायद इसीलिए गगनचुंबी इमारतें भी ताश के पत्ते की तरह गिरी, सड़कें टूट गई और वहां मोटी दरारें दिखने लगी। डिबेट में हम पैनल में मौजूद विशेषज्ञों के साथ भूवैज्ञानिकों के दावे की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। $334 एटम बमों की ताकत वाला भूकंप। म्यांमार में भूकंप की शक्ति से भूविज्ञानी हैरान। 7.7 की तीव्रता, किस्मत वाला ही बचा। खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम। काफी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी। हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहां पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था पूरा। म्यांमार में 28 मार्च का दिन भारी तबाही लेकर आया। 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप की वजह से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल और लापता हैं। भूकंप के कारण बड़ी बड़ी इमारतें भरभरा कर ढह गईं, सड़कों पर मोटी दरारें हो गईं। भूवैज्ञानिकों की माने तो म्यांमार में सदी के इस सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 334 परमाणु बमों के बराबर थी। एक तो भूकंप की 7.7 की तीव्रता, दूसरा भूकंप के कई झटकों की वजह से भूकंप इतनी खतरनाक तबाही की वजह बना। मलबे में अभी भी जीवित लोगों की तलाश जारी है। म्यांमार में अभी भी मलबे में किसी भी जीवित शख्स को खोजने के लिए बचाव कर्मी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही जगह जगह बचाव और राहत कैंप लगे हुए हैं। बैंकॉक में भी भारी तबाही। भूकंप के कारण पड़ोसी थाईलैंड के बैंकॉक में 17 लोगों की मौत हो गई है। यहां भूकंप के बाद बैंकॉक में एक 30 मंजिल निर्माणाधीन इमारत चंद सेकेंड में भरभरा कर ढह गई। USGS यानी अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक म्यांमार में आए भूकंप के 1 दर्जन से ज्यादा झटके आए। इस भूकंप का केंद्र मांडले के पास था। USGS के आंकड़ों से पता चला है कि 10 घंटों के भीतर म्यांमार में कुल 15 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी शुरुआत 6/20 पर देश में आए 7.7 तीव्रता के बड़े भूकंप से हुई। USGS के मुताबिक 29 मार्च को भी म्यांमार में कम से कम 2 भूकंप आए, जिनमें से एक की तीव्रता 5.1 और दूसरे की तीव्रता 4.2 मापी गई। 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा। अब जानते हैं कि भूकंप को लेकर भूवैज्ञानिकों का क्या कहना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक भूविज्ञानी के अनुसार म्यांमार में आए भूकंप ने 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित की। भूविज्ञानी जेस फिनिक्स के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा लगभग 334 परमाणु बमों के बराबर होती है। एक अन्य भूकंप विज्ञानी ने कहा कि भूकंप पृथ्वी पर एक बड़े चाकू से वार करने जैसा था।
पूरी दुनिया से भूकंप पीड़ितों को मदद। भूकंप पीड़ितों के लिए दुनिया के कई देश म्यांमार की मदद कर रहे हैं। भारत की ओर से भी इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच म्यांमार में मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पार जा चुका है। 334 परमाणु बमों से ज्यादा ऊर्जा इस भूकंप के दौरान निकली है। सोच कर देखिए, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब एक परमाणु बम की विभीषिका हम अब तक याद करते हैं। 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकलती है तो वहां हाल क्या होगा। प्रोफेसर विभूति राय मेरे साथ भूवैज्ञानिक इस वक्त जुड़ गए हैं और डॉक्टर ए.के. ब्याणी भूवैज्ञानिक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विभूति राय, बहुत स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाहता हूं। 7.7 की तीव्रता इसकी कही गई, लेकिन चीन के जो सीस्मोलॉजिकल सेंटर है वो 7.9 कह रहा है। आफ्टर शॉक्स आए वो 6.5 तक आए, फिर 5 के ऊपर के आफ्टर शॉक्स आए। इसको अगर किनारे रखते हैं और पिछले 2 महीने का एक आंकड़ा निकाल कर देखते हैं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप की एक सीरीज आई है। भारत में भी 4.2 की तीव्रता तक के भूकंप हमने एक्सपीरियंस कर लिए हैं और भारत में पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिन तो लगातार ऐसा रहा कि 2.5 या 3, 3.5, 4 तक के आते रहे, छोटे छोटे शॉक्स आते रहे। ये प्लेट्स क्या बहुत ज्यादा तेजी से हलचल कर रही हैं? वजह क्या है म्यांमार के इस भूकंप के पीछे, प्रोफेसर विभूति राय? धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में ये भूकंप आया म्यांमार में, वह क्षेत्र लगभग 100 वर्षों से 7 क्षमता का भूकंप 5-6 बार आ चुका है और यह क्षेत्र बहुत ही शायद दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय गतिमान स्थिति वाले क्षेत्रों में से एक है। क्योंकि यहाँ पर जो अगर मैं प्लेट्स की बात करूं तो प्लेट को यूं समझिए कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपर की परत है उसको क्रस्ट कहते हैं। वो एक जिगसॉ पजल की तरह उसमें बहुत सारे टुकड़े हैं और उन टुकड़ों में एक इंडियन प्लेट है और उसके बगल में एक बर्मीज माइक्रो प्लेट है और उसके बाद एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। कई प्लेट्स का वो एक समूह है जहां पर कि ये भूकंप आया। और जो आपने प्रश्न पूछा कि इधर कुछ दिनों में काफी भूकंप आ रहे हैं, तो भूकंप तो पूरी पृथ्वी पे आते ही रहते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु जब यह किसी रिहायशी इलाके में आ जाता है तब इसका असर बहुत ज्यादा होता है। और ये बात सही है कि 7 या 7 से ज्यादा वाले भूकंप बहुत कम आते हैं, लगभग 4 से 5 बार ही साल में आते हैं। तो क्योंकि ये जिस क्षेत्र में आया वहां पर जो प्लेट की थिकनेस थी, जहां पर कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ रही थी, जिसको हम लोग भूवैज्ञानिक भाषा में स्ट्राइक स्लिप कहते हैं, वो स्ट्राइक स्लिप के अलोंग उसके के साथ साथ वो स्लिप करा। इसको यूं समझिए कि जैसे ये 2 प्लेट आसपास में है तो सरफेस पे ये यूं करके बढ़ गया और उसके कारण ये भूकंप आया। अब क्योंकि यह क्षेत्र जैसा मैंने कहा, इसके पास में भी बहुत सारे भ्रंश हैं या फॉल्ट्स हैं और इसके उत्तर में भी हैं। कुछ फॉल्ट नॉर्थ साउथ रन करते हैं और काफी फॉल्ट जो है वो ईस्ट वेस्ट भी हैं। तो जैसा वहां का भूवैज्ञानिक मानचित्र को अगर आप देखें तो उसमें पाएंगे कि ये एक बहुत ही एक्टिव जोन है। इसके पास ही बर्मीज आर्क के अलावा वहां पे सुंडा ट्रेंच है और पास में 90s रिज है जो इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल में है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक भूकंप के लिए बहुत ही एक एक्टिव जोन है। तो जो इधर कुछ दिनों में ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं वो उन क्षेत्रों में आ रहे हैं जहां पे कि जान माल का हानि हो रही है। इसलिए हम लोग ज्यादा कंसर्न है क्योंकि पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र के नीचे भी भूकंप आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल लैंड पे ही आते हो, मगर जब लैंड पे आते हैं तो उसकी तबाही बहुत होती है। जो हम लोग देख रहे हैं
जो अनुमान लगाया जा रहा है मेरे समझ से लगभग 1 लाख लोग अफेक्टेड होंगे। अभी तो उनके जो डेटा है वो 1700 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 3400 लोग इंजर्ड है। लेकिन अभी जब बिल्डिंग्स को उसमें सफाई होगी, उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी जाने में भी बड़ी दिक्कतें हैं। भारत और अन्य देशों ने अपनी सहायता भेजी है, लेकिन जो सबसे पास का एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मैं सैटेलाइट का इमेज देख रहा था, भूकंप से पहले और भूकंप के बाद बहुत अधिक मात्रा में वहां पे तबाही हुई है। लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बिल्कुल निस्त नाबूद हो गया है, सड़कें टूट गई हैं, पुल सारे नष्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट और वहां पर जो उससे संबंधित और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सब गिर गए हैं। तो ये स्थिति है। नेपिडा जो कि राजधानी है और आप पास में यांगून, वहाँ पर भी इस तरीके की तबाही के समाचार सामने आए हैं। डॉक्टर ए.के. बियानी, अब आपके ज़रिए भी मेरे दर्शक समझना चाहेंगे कि ये भूकंप जो आया है इसकी तीव्रता 7 के ऊपर जाना क्या संकेत देता है, और क्या ये माना जाए कि इस तरीके के 7 के ऊपर की तीव्रता के भूकंप आना ये नेचुरल कोर्स में होता ही है, या फिर इसके पीछे की वजह आपको और कुछ दिखाई पड़ती है? नहीं, ये सारी की सारी क्रिया जो हो रही है वहाँ पर वो नेचुरल फैक्टर के कारण ही हो रही है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कहीं भी नहीं है। और जहाँ तक 7 का भूकंप आया इस क्षेत्र में, तो ये पिछले 100 साल में कम से कम 6-7 इस तरह के रिकॉर्ड हैं जहाँ पर 7 या 7 के आसपास के भूकंप या 7 से थोड़ा अधिक के भूकंप आए हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, जो यहाँ का पोटेंशियल अर्थक्वेक है, यानी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का है उसका 8.6 तक का आकलन है। इसका मतलब ये कि जो अभी है इससे कम से कम 10 गुना और अधिक भूकंप की तीव्रता भी संभव है इस एरिया में। जो भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी शास्त्री जो हैं उनका ये असेसमेंट है। 8 से लेके 8.3 तक तो एक्सपेक्टेड हो सकता है इस एरिया में कभी भी, और 8.6 मैक्सिमम जा सकता है। अब सवाल ये कि ये जो भूकंप आ रहे हैं ये इतनी तीव्रता के क्यों आ रहे हैं, तो इसका कारण ये कि यहाँ की टेक्टोनिक प्लेटिंग यानी जो आंतरिक बनावट है पृथ्वी की, वो इस तरह की भूकंपों को सपोर्ट करती है। जैसा कि अभी बताया गया कि ये स्ट्राइक के फॉल्ट में आया, इसका मतलब कि एक चट्टान दूसरी चट्टान पर सरकी है। अब ये सरकने की प्रक्रिया इसके पूर्वी क्षेत्र में है, पर अगर हम म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर इंडियन प्लेट जो है वो म्यांमार प्लेट के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि भूकंप अगर हम इंडियन साइड में आता तो, और इंडियन प्लेट के सबडक्शन से आता या इंडियन प्लेट के नीचे जाने से आता, तो उसकी तीव्रता और अधिक संभावित है। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये यहाँ की टेक्टोनिक प्लेटिंग है या जो संरचना उसके हिसाब से ये काम चल रहा है। और ये भूकंप आते रहेंगे, कोई ये कहे कि ये नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है, ये हजारों साल तक लाखों साल तक आएंगे जब तक इस तरह की टेक्टोनिक प्लेटिंग यहाँ पे मौजूद है। और जहाँ तक अभी भूकंप की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की बात है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में भी करीब करीब हर रोज़ 3 या 3 से आसपास 3 से 4 के बीच के रोजाना भूकंप रिकॉर्ड होते हैं, पर वो खबर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो इसी जगह आ रहे हैं जहाँ से कम्युनिकेशन भी मुश्किल है, या जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, या जहाँ पे आबादी बहुत कम है। तो 3 से 4 का भूकंप तो करीब करीब हर रोज आ रहा है, अगर यहाँ के इंडिया के सेस्मोलॉजिकल रिकॉर्ड देखें तो आप। तो पर वो उतने 3 से 4 के कोई उतने ज़्यादा रिस्की नहीं होते, इसलिए वो ये प्रोमिनेंस में नहीं आ पाते हैं। ठीक है प्रोफेसर विभूति राय, कई जियोलॉजिस्ट ने, कई भूवैज्ञानिकों ने जो विदेशी भी हैं भारत में भी हैं, उन्होंने, क्योंकि जब जैसा कहा कि आपने ये प्लेट्स सरकी एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ साथ सरकी, तो ये प्लेट्स कोई एक छोटी चाबी से तो सरक नहीं रही हैं। इनको सरकने के लिए एक इतनी बड़ी ऊर्जा की जरूरत है जो इतने बड़े रीजन को खिसका दे और बिल्डिंगों को हिला दे या तबाह कर दे। उनका अनुमान है करीब 334 या 300 से ज्यादा एटम बम अगर एक साथ फटते हैं और तब जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी इसमें रिलीज हुई होगी। क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? जी करीब करीब ऐसा मानना क्या, ये तो एक बहुत ही भूवैज्ञानिक एक तथ्य है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ माने। जहां पर ये भूकंप आया वहां पे उसका एपिसेंटर या केंद्र बिंदु जमीन के नीचे करीब 10 किलोमीटर था।
10 किलोमीटर एक शैलो अर्थक्वेक आता है की कैटेगरी में आता है। अर्थक्वेक 50, 60, 70 किलोमीटर गहराई पे भी आ सकता है, परंतु क्योंकि यह बहुत ऊंची या बहुत कम डेप्थ पे था, इसलिए इससे जो भी ऊर्जा निर्गत हुई, उस ऊर्जा ने भयंकर तबाही मचाई। जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर जितने सरफेस के क्लोज होता है, उसका उतना ही ज्यादा असर होता है। आप यूं समझिए कि एक पत्थर की चट्टान जिसकी 10 किलोमीटर की थिकनेस है, वो 10 किलोमीटर की थिकनेस चटकती है और खिसक रही है एक दूसरे के अलोंग। जो पश्चिम में प्लेट है वो उत्तर की तरफ जा रही है, और जो पूर्व में प्लेट का हिस्सा है वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, जिसको मैंने कहा कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। तो ये जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जहां पर किया अकर किया, ये सीधे नीचे म्यांमार से लेकर के और लगभग भारत के आसपास नॉर्थ पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहां तक लम्बान से चला जाता है, नॉर्थ साउथ के स्ट्राइक में। तो ये पूर्व में भी और इसके पैरेलल बहुत सारे भ्रंश हैं, फॉल्ट्स हैं। तो ये कहना कि, और ये जो अराकान योमा की जो पहाड़ियां हैं जहां पर कि ये क्षेत्र बसा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसी वजह से बना हुआ है। अगर हम आपको एक वृहद रूप से बताना चाहें तो जो भारत का भूखंड है या भारतीय भूभाग है, और वो उस प्लेट का हिस्सा है जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, तो वह लगभग आप यूं समझिए कि 200-250 मिलियन ईयर से ये उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और उसके कारण जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो जाकर के एशिया से जब भारत का भूखंड टकराया, तो वहां पर सिंटेक्शियल बेल्ट बन गई, या यूं समझिए कि एक घुमावदार पहाड़ियां हैं, और उन्हीं घुमावदार पहाड़ियों का एक हिस्सा ये अराकान योमा की पहाड़ियां हैं, और इसी के अंदर एक भ्रंश है या फॉल्ट सिस्टम है, और ये फॉल्ट जमीन में नीचे तक चला जाता है। ये क्योंकि ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट है, और लगभग 60-70 सालों से, लगभग 100 साल से इसके बारे में पता है हम लोगों को। तो यह समय समय पर एक्टिवेट होता है, और उसी एक्टिवेशन के कारण ये भूकंप आया। डॉक्टर ए के बियानी, मैं डॉक्टर ए के बियानी पर जाना चाहूंगा। डॉक्टर ए के बियानी, बहुत कुछ प्रोफेसर विभूति राय चीजों को सामने रख रहे हैं, लेकिन मैं एज एन एग्जाम्पल अगर म्यांमार को भारत के इस नॉर्दर्न रीजन से कंपेयर करूं, जहां पर हिमालयन पूरी की पूरी टेरिटरी आती है, ये जो सिचुएशन म्यांमार में हमने देखी, जो थाईलैंड में देखी, इसके भारत की तरफ होने के कितने चांसेस आपकी जानकारी, आपके भूविज्ञान से जुड़े हुए कितने इशारे मिलते हैं? देखिए, ये पूरा एरिया जो है कंटिन्यूस बेल्ट है। इंडिया में ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, और जैसे ही हम अरुणाचल की तरफ आते हैं या तिब्बत के एकदम साउथ में आते हैं, तो ये नॉर्थ साउथ हो जाता है। तो ये एरिया जो है, बेल्ट जो है, एकदम साउथ की तरफ जब घूमता है तो ये अराकान योमा पहाड़ियाँ और दूसरी पहाड़ियाँ बनाता है, और ये आगे जाके थाईलैंड में भी जाता है, और समुद्र के अंदर जाके अंडमान निकोबार में फिर उठता है, और फिर ये द्वीपों के माध्यम से इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा तक जाता है। और इधर अगर पश्चिम की बात करें तो ये अल्पाइन रेंज तक जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक कॉमन चीज़ है कि भूविज्ञान में इस तरह के बड़े बड़े हमारे को जो आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से कंट्रोल होते हैं वो पहाड़ मिलते हैं। और जहाँ तक अभी जो ये भूकंप आया, ऐसा का ऐसी भूकंप 2013 में बलूचिस्तान में आया था, और वो भी इसी तरह की सेटिंग थी जैसी म्यांमार में है, और उसमें जो राख खिसकी थी वो भी 7.7 का भूकंप था, और वो 3 सेकंड में 1 किलोमीटर की स्पीड से खिसकी थी। भले से वो 0.001 सेकंड में खिसकी हो, पर 3 सेकंड में 1 किलोमीटर, यानी इतनी फास्ट रेट से वो राख खिसकी थी बलूचिस्तान में। और उसके खिसकने से क्या हुआ कि 3-4 मीटर जमीन आगे पीछे की। तो यहाँ पर भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर भी 3-4 मीटर से या थोड़ा अधिक या थोड़ा कम जमीन आगे पीछे खिसकी है, और ये एकाएक एनर्जी जब रिलीज होती है तो निश्चित रूप से वो बहुत तबाही का कारण बनती है। और ये एनर्जी कोई यहाँ म्यांमार की नहीं है, म्यांमार में इकट्ठी हुई है जरूर है, पर इसका जो सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, वो इंडियन ओशन है, जिसके समुद्र के अंदर मिड इंडियन रीज
एक पहाड़ है, उस पे कंटिन्यूस प्लेट का जनरेशन हो रहा है, वो ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में ये जो लैंड मास है उसको खिसका रही है। तो जब ये नॉर्थ साउथ में खिसकेगा तो नॉर्थ में खिसकता है, तो ये उसका प्रभाव इंडिया पे होता है, थाईलैंड पे होता है, और इधर अरेबियन कंट्रीज पे होता है, कई कंट्रीज पे होता है, और साउथ में खिसकेगा तो उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड में प्रभाव होता है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ पर है, उसका इफेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसका इफेक्ट हम यहां पर देख रहे हैं। अब क्योंकि जो डेथ काउंट है वो बढ़ रहा है, दोनों जगह ही बढ़ रहा है, म्यांमार में तेजी के साथ बढ़ रहा है, थाईलैंड में भी ये बढ़ता चला जा रहा है। कब कितनी तबाही हुई है ये कुछ वक्त के कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रोफेसर विभूति राय, आखिर अर्थक्वेक से निपटने का रास्ता बहुत सारे देश बहुत सालों से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को देखते हुए कि जापान ने बहुत बेहतर तरीके से अर्थक्वेक प्रोन एरिया में होने के बावजूद अर्थक्वेक से मिलकर चलना और जीना सीख लिया है। तो क्या अर्थक्वेक के डर और इस सब को देखते हुए क्या सभी देश तैयार हैं इसके साथ, कभी भी अगर कहीं आ जाए तो लाइफ ना रुके और चीजें चलती रहें आगे, वो क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अर्थक्वेक पृथ्वी के कुछ सीमित हिस्सों में ज्यादा आता है, लेकिन आ कहीं भी सकता है। उसका कारण यह है कि जो पृथ्वी के नीचे की संरचना है उसमें एक एस्थेनोस्फीयर है, एक कमजोर लेयर है, उसके ऊपर एक क्रस्ट है या लिथोस्फीयर है जो कि एक हार्ड लेयर है। तो कमजोर के ऊपर जब हार्ड लेयर मूव करती है तो नीचे से जो ऊर्जा आ रही है, ऊष्मीय ऊर्जा आ रही है, जिसको हम लोग कन्वेक्शन बेल्ट कहते हैं, उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर ये प्लेट्स मूव करती हैं। जहां पे भी दो प्लेट्स एक दूसरे के बगल में होती हैं, या तो एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है, या एक प्लेट दूसरे से अलग होती है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट्स के साइड बाय साइड मूव करती है। इन तीनों ही परिस्थितियों में अर्थक्वेक आते हैं। और फॉर्चुनेटली भारत के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में अगर हम देखें तो वहां पर ये पैसिव मार्जिन है, वहां पे कोई खास अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं है। लेकिन उत्तर में जब हिमालय है और पूर्वोत्तर में सिंटेक्शियल बेल्ट है और ऐसे ही पश्चिमोत्तर में भी एक सिंटेक्शियल बेल्ट है, तो उसकी वजह से इस क्षेत्र में और हिमालय के क्षेत्र में अर्थक्वेक बहुत आते हैं। ये जो अर्थक्वेक म्यांमार में आया, ये कंटिन्यूएशन है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या पूर्वोत्तर भारत के जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है उधर से लगा हुआ लगभग 250 से 300 350 किलोमीटर लंबा ये जो भ्रंश है, जिसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं, उसके कारण ये आया। जहां तक प्रश्न है कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है या नहीं, तो क्षेत्र तो निर्धारित किए जा सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन कब अर्थक्वेक आएगा इसके लिए अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पंछियों का बिहेवियर या जमीन के अंदर कीट है, तरह तरह के अन्य जानवरों का बिहेवियर। नहीं प्रोफेसर विभूति राय, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसको मापने का कोई जरिया अभी नहीं है क्या? ये बड़े लंबे बड़े बड़े क्षेत्र हैं साहब, स्ट्रेस आप नाप सकते हैं, लेकिन वह स्ट्रेस इतना हो कि कब वो पृथ्वी का वो हिस्सा टूट जाए जिससे अर्थक्वेक आए, इसको मापने का कोई तरीका नहीं है। उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जा चुका है, पूरे पृथ्वी के ऊपर उनको चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन कब अर्थक्वेक आएगा। और जहां तक सवाल है बचाव का, तो हम लोग भूवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा निर्देश देते हैं कि जिन क्षेत्रों में अर्थक्वेक आने की संभावना है वहां पर रिहायशी एरिया न बनाया जाए। इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारी सरकारें ध्यान नहीं देती और उसका अंततोगत्वा असर ये होता है। देखिए, अर्थक्वेक आने से कोई व्यक्ति नहीं मरता, कहीं तबाही नहीं होती, बिल्डिंगों के गिरने से लोग मरते हैं और बिल्डिंगों के गिरने से तबाही होती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरने से। डॉक्टर ए के बियानी, क्या भूकंप रोधी इमारतें इसका जवाब हो सकती हैं? क्योंकि मैंने जापान का जिक्र किया था, उन्होंने अपने डेवलपमेंट को भी आगे रखा और उन्होंने अर्थक्वेक से लड़ना सीख लिया है। क्या हमारा देश या इस अर्थक्वेक को देखते हुए दुनिया अभी तैयार नहीं है भूकंप रोधी इमारतें या उस डिजाइन को अपनाने या उसके साथ आगे चलने के लिए? निश्चित रूप से हो सकता है,
अगर यही अर्थक्वेक जापान में आता तो इतनी खबर नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ क्या है कि हम डिजाइन पैरामीटर तो बना लेते हैं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे कि फाउंडेशन के वक्त से ही और आगे भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करे तो निश्चित रूप से नुकसान काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। कोई कहे कि मैं अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बना दूंगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बन सकती है, इसका मतलब है कि वो काफ़ी अधिक तक भूकंप को सह सकती है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो सैकड़ों सालों से खड़े हैं और उनका कुछ भी जैसे दिल्ली मेट्रो का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि ये 10 तक के अर्थक्वेक को आराम से सहन कर सकता है। तो शायद इस तरीके की सोच डेवलप करनी होगी। लेकिन आप दोनों मेरे साथ जुड़े, इस अर्थक्वेक को लेकर कई सारे दिमाग में जो सवाल थे उनके जवाब के जरिए उन्हें क्लियर किया। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विभूति राय आपका, और डॉक्टर ए.के. बियानी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थाईलैंड म्यांमार में अभी भी तलाश जारी है और अभी भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई दवा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसे चिकित्सकीय इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि डेथ रेट जो है, जो लोगों की मरने की जो संख्या है, वो दोनों ही देशों में धीरे